हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए थे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में। आज का सेशन एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो रेलेवेंट रहेगा ही रहेगा, बट इसके अलावा अगर आप यूपीएचएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेट कॉमर्स मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आज के सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको जल्दी से हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो प्यारे दोस्तों, यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कोर्स या फिर पीवाई क्या उसके कोर्स को। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएचईएससी या फिर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आइए आते हैं जी पहले सवाल की ओर। तो सेशन चाहे रिकॉर्डेड है, बट आपके जो जवाब है, आपके जो आंसर्स है, वो साथ साथ चलने चाहिए नीचे कमेंट्स के थ्रू। तभी इस सेशन में ज्यादा मजा आएगा और आपको भी ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो पहला सवाल है, रीजंस फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन द वर्ल्ड इज आर। ऑप्शंस हैं आर&डी, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, इंटरनेशनल इमेज या फिर ऑल आर करेक्ट। तो हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ऐसी कॉर्पोरेशंस जो कि मल्टीपल देशों में काम कर रही हैं, मल्टीपल नेशंस में काम उनका फैला हुआ है। तो ऐसी कॉर्पोरेशंस क्यों बढ़ती जा रही हैं? रिसर्च और डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस है। जैसे आपकी कोई भी बड़ी कंपनी आप लीजिए, आप सैमसंग लीजिए, कितना ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा कर रही है। और उसी लिए उसके लिए पॉसिबल है कि वो पूरे वर्ल्ड की मार्केट को कैटर कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, अगेन सैमसंग के पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है और इसीलिए वो पूरे वर्ल्ड को कैटर कर सकती है और उसका एक इंटरनेशनल ब्रांड इमेज भी है। तो सभी कहीं ना कहीं हमारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की इमर्जेंस के लिए। तो आसानी से आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी का। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आपका इसका आंसर जो है वो क्या था, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा होगा एंड आई होप वो आंसर आपका सही भी होगा। अगले सवाल की ओर आते हैं जी। रीसेंट ट्रेंड्स इन द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज आर। तो हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो रीसेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर कौन सी बातें यहाँ पे सही है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, चेंजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, मल्टी डायमेंशनल ट्रेड, ऑल आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना है। देखो, इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उसमें कुछ हमें ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। और वो क्या ट्रेंड्स हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। और आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, आपकी जो नॉलेज है फॉरेन ट्रेड को लेकर उसको इस्तेमाल करना है और इसका आंसर लगाना है। काफी सारे स्टूडेंट्स तो ऑल आर करेक्ट की तरफ आंखें बंद करके मूव कर गए होंगे। वैसे आपका आंसर ये बिल्कुल सही है, बट ये सारे ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। देखो, हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसका वॉल्यूम जरूर बढ़ा है, हमारा ट्रेड बढ़ा। पहले कम बिलियन डॉलर था, अब ज्यादा बिलियन डॉलर है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैल्यू बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, क्वांटिटी टर्म्स में बढ़ा है, डॉलर टर्म्स में बढ़ा है, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड में चेंज आ रहा है। तो पहले आपने सुना होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे जब हमारे ऊपर राज करते थे, तो इंडिया से रॉ मटेरियल वो क्या कर लेते थे, इंपोर्ट कर लेते थे और फिनिश्ड गुड इंडिया में लाकर बेच देते थे। तो इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर होता था और फिनिश प्रोडक्ट का इंपोर्टर होता था। बट अभी ऐसी कहानी नहीं है। अभी हम यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स को भी बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर्विसेज का काफी एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। तो हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड है उसमें चेंज जरूर देखने को मिला है। और ट्रेड हमारा मल्टी डायमेंशनल है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज का हम ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का हम ट्रेड कर रहे हैं, एक चीज पे ट्रेड टिका हुआ नहीं है। बहुत सारी मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। मशीन है, गारमेंट है, जेम्स और ज्वेलरी है, जूट है, कैशू है, बहुत बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट ही होगा। चलिए, तो सवाल अगला हमारे पास है, द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ्स एंड ट्रेड गैट वाज रिप्लेस्ड बाय। ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ, एमटीए, आईबीआरडी और आईएमएफ। तो हमारा जो गैट है प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसके बारे में सुना हुआ है, तो 1940s के अंदर कुछ गैट की स्थापना हुई थी और फिर 1990s में ये खत्म हो गया था। 1995 में हमारा जो डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन था वो सेटअप हो गया था और उसने गैट को रिप्लेस कर दिया था।
तो बेसिक जानकारी तो आई होप आप सबके पास होगी। WTO इसका आंसर बनने वाला है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गैट आपका जो साइन हुआ था वो अक्टूबर 1947 के अंदर साइन हुआ था और जनवरी 1 1948 से वो ऑफिशियल हो गया था, इट बिकेम अ लॉ। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे गैट के अंदर डिफरेंट राउंड्स के अंदर नेगोशिएशन हुई और जो हमारा उरुग्वे राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उरुग्वे राउंड के नेगोशिएशन 1986 में स्टार्ट हुए और 1994 में कंक्लूड हुए। 8 साल ये आपके नेगोशिएशन चले और ये नेगोशिएशन खत्म कब हुए? जब आपका WTO का फॉर्मेशन हो गया। These negotiations culminated in the formation of WTO which came into being in 1995। तो ये चीज आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पे याद रखनी है। करेक्ट आंसर आई होप सबने ऑप्शन नंबर ए का ही लगाया होगा। सब होशियार बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। सवाल है, which of the following step should be beneficiary in correcting the disequilibrium of the balance of payment? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके बीच में इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, कुछ बराबरी रहनी चाहिए। अगर डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, डिसइक्विलिब्रियम बोले तो जैसे हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो रहे हैं, तो इस केस में हमें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर कंट्रोल लाने का, इसे कम करने का। तो क्या स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस है ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी या फिर नो मॉनेटरी चेंज। तो अब यहाँ पे अगर आपके इंपोर्ट पहले ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए। इंपोर्ट्स को अगर आपको कम करना है तो उस केस में आपको क्या करना होगा? डॉलर को महंगा करना होगा या डॉलर को सस्ता करना होगा? सर जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट के लिए हमें डॉलर पे करना है और अगर हम डॉलर को महंगा कर देंगे तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और अल्टीमेटली हम कम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी, हम कम इंपोर्ट करेंगे और कुछ हद तक डिसइक्विलिब्रियम कम हो सकता है और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकता है। तो आपको डॉलर को महंगा करना है या फिर मैं कह सकता हूं हमें रूपी को क्या करना है? रूपी को सस्ता करना है। देखो यहाँ जो बात हो रही है ना, यह रूपी के कंटेक्स्ट में हो रही है। जो करेंसी यूज हो रहा है ये हमारी होम करेंसी, रूपी के लिए करेंसी यूज हो रहा है। तो हमारे रूपी को हम क्या कर रहे हैं? हमारे रूपी को यहाँ पे डी वैल्यू कर रहे हैं। तो डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी अगर आप करेंगे, अपने रूपी की वैल्यू को कम कर देंगे डॉलर के मुकाबले, डॉलर को महंगा करेंगे, रूपी को सस्ता करेंगे। सो दिस मे हेल्प यू इन करेक्टिंग द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसीलिए प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। तो ये सवाल हमारे पास है, हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF इज सिचुएटेड इन। तो IMF के बारे में तो आप सभी ने सुना हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है हमारा। तो इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? जेनेवा, पेरिस, मनीला या फिर वॉशिंगटन DC। तो हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके हेडक्वार्टर को लेकर आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। UGC नेट में तो मैच द फॉलोइंग का सवाल भी ऐसा आ सकता है और छोटे एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया कि भैया कहां पे है IMF की हेडक्वार्टर, तो जिनको पता है उन्होंने आसानी से लगा दिया होगा वॉशिंगटन DC इसका आंसर है। तो IMF के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे इसकी स्थापना हुई। तो हमारे 1944 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, तो वहां पे ये डिसाइड हुआ कि हम यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने वाले हैं। एक होगी आपकी IMF और दूसरा होगा आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस का नाम भी दिया जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का जो आंसर है डेट इज वॉशिंगटन DC। हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं IMF के भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के भी। तो चलिए आते हैं जी अगले सवाल की ओर। और ये सवाल है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ। तो प्यारे दोस्तों हमारा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास 5 ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं और ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती है ना, इसमें से एक हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये किनको प्रमोट करता है? पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को या फिर जॉइंट सेक्टर को? तो यहाँ पे देखो जी हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो अलग अलग आर्म्स हैं, जैसे आपने सुना होगा हमारा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके अंदर आपका एक तो वर्ल्ड बैंक तो आता ही आता है, आपका IBRD तो आता ही आता है,
उसके अलावा आपका आईडीए आता है, आईडीए के अलावा आईएफसी आता है, उसके अलावा आपका मीगा आता है जी, एक इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी भी आ जाती है, और एक हमारा डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट करने के लिए भी हमारा जो डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी है वो भी यहाँ पे एक आ जाता है। तो 5 इसके जो विंग्स हैं, 5 इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, उसमें से जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसका काम ये रहता है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे हमारी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें अभी और डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां पे हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करें, ये मकसद होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सब सेवाएं ये प्रोवाइड करता है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है और इसके हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर आई होप आप सभी ने सही बताया ही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए हमारे पास है अगला सवाल, मेन पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। तो सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपको ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा कौन देता है, कौन सबसे ज्यादा उसको प्रमोट करने की बातें करता है, बताइए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ या फिर आईडीए। देखो यहाँ पे ना अगर आपको फुल फॉर्म पता है इनकी तो आसानी से आंसर लग जाता है। डब्ल्यूटीओ हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ट्रेड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और यही आंसर यहाँ पे हमारा बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो डब्ल्यूटीओ का एजेंडा मेनली रहता है ट्रेड की तरफ। आपका जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईडीए, इनके थोड़े से और एजेंडा हो जाते हैं, बट डब्ल्यूटीओ हमारा जो ट्रेड है उसकी प्रमोशन से मेनली जुड़ा हुआ है, और इसीलिए आपने सभी ने सही आंसर आई होप लगा दिया है ऑप्शन नंबर सी का। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सवाल को ध्यान से पढ़ना है अब यहाँ पे। To achieve the exchange rate stability, to assist the member countries in the post-war reconstruction, to help the member countries to finance short-term balance of payment deficit, या फिर all are correct। तो यहाँ पे देखो 1944 के अंदर मैं आपको बता रहा था ब्रेटन वुड्स ट्विंस हमारे आईएमएफ और आईबीआरडी। तो आईएमएफ से कौन कौन से पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, आईएमएफ किसके लिए काम करता है, आईएमएफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। आईएमएफ चाहता है आपके एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे। आईएमएफ आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में मदद करता है, हाँ जी उसमें भी बिल्कुल मदद करता है। आपकी पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में इसका रोल है, नहीं यहाँ पे इसका रोल नहीं है। देखो जो आईबीआरडी बनाया गया था ना, आईबीआरडी का मेन मकसद था कि हमारी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उनकी भरपाई होनी है, रिकंस्ट्रक्शन होनी है, उसमें मदद की जाए। तो ये आईबीआरडी का रोल था, ना कि आईएमएफ का। तो सेकंड पॉइंट जो है ना वो आपका आईबीआरडी से जुड़ा हुआ है। आईबीआरडी हमने इसीलिए सेटअप किया गया था ताकि यूरोप के अंदर जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन करना है वो यहाँ पे कर सके, उसके लिए असिस्टेंस ये प्रोवाइड कर सके। आईएमएफ का रोल आपका एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपने इस सवाल का सही आंसर पकड़ लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, trade related intellectual property rights and trade related investment measures are associated with Preston proposal, Dunkel proposal, चेलिया कमेटी, रंगाराजन कमेटी। देखो ट्रिप्स और ट्रिम्स आपके इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे एग्रीमेंट्स हैं, डब्ल्यूटीओ के अंदर आते हैं। डब्ल्यूटीओ से किस पर्सन का नाम जुड़ा हुआ है, अगर आप वो नाम यहाँ पे पकड़ लेते हैं ना तो इस सवाल का आंसर बहुत ही आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के बारे में। इनका नाम है जी आर्थर डंकल, ये आपके स्विस एडमिनिस्ट्रेटर थे। और यहाँ पे जो हमारे डब्ल्यूटीओ से पहले गैट हुआ करता था ना, जिसकी बात अभी एक पीछे सवाल में आपसे करी थी, ये गैट के डायरेक्टर जनरल थे। 1980 से 1993 के बीच में ये हमारे गैट के हेड थे, डायरेक्टर जनरल थे। और इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हमारे उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस में, और इन्होंने बहुत सारा एफर्ट डाला कि हमारे जो नेगोशिएशंस है ना वो यहाँ पे कंक्लूड हो जाएं। जब नेगोशिएशंस हो नहीं रही थी तो उन्होंने सारा जो मैटर है वो अपने हाथ में लिया, खुद से इनिशिएटिव लिया और खुद से एक डंकल ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार किया। और ये डंकल ड्राफ्ट के बेसिस पे ही आपकी डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, आपकी फाउंडेशन डब्ल्यूटीओ की रखी गई थी। और डब्ल्यूटीओ के अंदर ही हमारे ट्रिप्स ट्रिम्स भी आते हैं। तो हमारे जो डंकल प्रपोजल है ना वो हमारे जुड़े होंगे ट्रिप्स ट्रिम्स से,
और WTO से भी। तो यहाँ पे आर्थर डंकल का रोल अगर आपको मालूम है ना, तो फिर इस सवाल का आंसर आप कहीं ना कहीं आसानी से लगा सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो अब आपको मालूम हो गया है और आपने इसे ध्यान में रखना है आने वाले एग्जाम्स और सवालों के लिए। अगला सवाल एक सीधा सवाल है। ग्लोबलाइजेशन एनहांसेस द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ऑल आर करेक्ट। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन रहा है। हमारी जो बॉर्डर्स है, बाउंड्रीज है, वो खत्म होती जा रही हैं। किस चीज को लेकर बॉर्डर्स खत्म हो रहे हैं? लेबर की मूवमेंट को लेकर। आसानी से लोग मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कैपिटल, पैसा मूव कर सकता है। टेक्नोलॉजी भी मूव कर सकती है। तो सभी चीजें मूव कर सकती है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आसानी से। और इसीलिए आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर आई होप ऑलरेडी बता ही दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट, इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको आज के सेशन से कुछ सीखने को मिला है और आपने इस वीडियो को लाइक तो ऑलरेडी कर दिया है। देखो अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक जरूर करके इस वीडियो को बंद करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको हमारी कोर्सेज के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।